हेलो, आप सभी को पता है मणिपुर की क्या हालत है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा आगजनी हो रही है, यानी कि वायलेंस बढ़ती ही जा रही है। और जो हमारी वर्ल्ड नंबर 1 बॉक्सिंग चैम्पियन है मैरी कॉम, उन्होंने भी यूनियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि वो इंटरवीन करें और मणिपुर में ये जो इतने बुरे हालात हो रहे हैं इन पे काबू पाने के लिए जो भी ज़रूरी मेजर्स हैं, स्टेप्स हैं, वो लें। तो अगर हम बात करें करंट सिचुएशन मणिपुर की, ये है कि पूरे स्टेट में 144 सीआरपीसी प्रिवेल है और इसके अंडर वहाँ कर्फ्यू इम्पोज किया गया है। बस इतना फ़र्क पड़ा है कि जो पहले कर्फ्यू था वो 24 घंटे के लिए था और अभी उसमें थोड़ी सी ढील दी गई है, यानी कि कर्फ्यू का जो टाइम है वो थोड़ा कम कर दिया गया है। आर्टिकल 355 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने आर्म फोर्सेस को डिप्लॉय किया है और उनको शूट एट साइट ऑर्डर दिए हैं जिससे वायलेंस कंट्रोल की जा सके। और अगर हम आर्टिकल 355 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये बोलता है, ये यूनियन की ड्यूटी है कि वो स्टेट को किसी भी एक्सटर्नल एग्रेशन से या इंटरनल डिस्टर्बेंस से प्रोटेक्ट करे और इसके लिए उसको जो भी मेजर लेने पड़े वो ले और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग सिचुएशन को कंट्रोल करे। तो अभी की सिचुएशन वहाँ ये है कि वहाँ पे इंटरनेट सर्विस पे भी बैन लगा हुआ है, जिसकी वजह से जो डे टू डे कॉमन मैन की लाइफ है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो चुकी है। आपको पता है आजकल बैंकिंग हो या कुछ भी, काफ़ी सारी चीज़ें इंटरनेट के थ्रू ही होती हैं। और वहाँ के जो स्कूल कॉलेजेस वगैरह हैं वो भी बंद है, इसलिए जो हमारा राइट टू एजुकेशन है वो भी हैम्पर हो रहा है और काफ़ी लोगों की वहाँ डेथ हो चुकी है इसी वायलेंस की वजह से। काफ़ी लोग इसमें बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो चुके हैं और काफ़ी लोगों को इस वायलेंस से अपने घर छोड़ के जाने पे मजबूर कर दिया है। और जो दुख की बात है वो ये है कि आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है और जो वायलेंस है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लॉ विद फ्लो। आज का हमारा टॉपिक है मणिपुर क्राइसिस। आप सभी को पता है मणिपुर में क्या हालात हो रहे हैं और इस सब को हम डिस्कस करेंगे। अगर आप लीगल फील्ड में एम्प्लॉयड हैं तो आपको ये सब पता होना ही चाहिए, और अगर आप लीगल फील्ड में एम्प्लॉयड नहीं भी हैं तो भी जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि मणिपुर में क्या हो रहा है। तो हम इस वीडियो लेक्चर में आज सब डिस्कस करेंगे। मणिपुर में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रही है इसका रूट कोज क्या है, इसकी जड़ तक जाने की कोशिश करेंगे। जो झगड़ा है, जो इतनी हिंसा हो रही है, इसका आखिर कारण है क्या। इसके लिए हम थोड़ा सा जो मणिपुर है उसकी हिस्ट्री के ऊपर भी रिफ्लेक्ट करेंगे और हम जो ये सारा मुद्दा है शेड्यूल ट्राइब को लेके है, हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल ट्राइब जो है उसको क्या प्रिविलेजेस यानी कि क्या विशेष अधिकार प्राप्त हैं और शेड्यूल ट्राइब बनने के बाद ऐसा कौन सा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है जिसके लिए इतनी आगजनी हो रही है। और शेड्यूल ट्राइब को कोई भी कम्युनिटी शेड्यूल ट्राइब कैसे रिकॉग्नाइज हो सकती है, यानी कि शेड्यूल ट्राइब कैसे बन सकती है, उसके लिए क्या प्रोसीजर है। क्या स्टेट गवर्नमेंट किसी कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब बनाती है या कोई और अथॉरिटी है जो शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस किसी भी कम्युनिटी को देती है। और इस सॉल्यूशन जो क्राइसिस है मणिपुर की, इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा। कॉन्स्टिट्यूशन हमारी इस तरह की क्राइसिस को लेके क्या सॉल्यूशन हमें देता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो लेट्स स्टार्ट। आप सबको पता है ये जो हमारा मणिपुर है ये नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है। ये मैं यहाँ पे मैप में आपको बता रही हूँ, मणिपुर है आपका ये। आई नो आपको थोड़ा सा क्या काफ़ी ब्लर दिख रहा होगा। चलिए तो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मुद्दा है क्या। अगर हम मणिपुर की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं, ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो मणिपुर है पूरा स्टेट, ये है इसका जो ब्राउन से शो हो रहा है हिल एरिया यानी कि हिली रीजन, और जो ये आपका ग्रीन कलर से शो हो रहा है ये है आपका वैली एरिया मणिपुर का। ठीक है, तो जो मणिपुर है वो दो एरिया में डिवाइड है, एक हिली एरिया है और एक वैली एरिया है। जो वैली एरिया है मणिपुर का वहाँ पे मेती कम्युनिटी रहती है और जो मणिपुर का हिली एरिया है वहाँ पे कुकी और नागा ट्राइब्स रहती हैं। तो अब जो हम बात कर रहे हैं वो झगड़े की बात करें, ये इन कम्युनिटीज़ और ट्राइब्स के बीच का ही झगड़ा है। उसके लिए हमें समझना पड़ेगा टोटल 3 कम्युनिटीज़ रहती हैं यहाँ पे। सबसे पहली है मेती कम्युनिटी जो कि वैली एरिया में रहती है मणिपुर के, और ये कम्युनिटी SC यानी कि शेड्यूल कास्ट और अदर बैकवर्ड कास्ट का स्टेटस एंजॉय करती है।
इनकी जो पॉपुलेशन है वो मेजॉरिटी में है, अराउंड 53% पॉपुलेशन मेती कम्युनिटी की है। और जो मेती कम्युनिटी है ये जो इनकी लैंग्वेज है वो है मेती लैंग्वेज, जिसको मणिपुरी लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। और ये आप सबको पता है 8 शेड्यूल में, कॉन्स्टिट्यूशन के 8 शेड्यूल के अंडर ये लैंग्वेज इंक्लूड है। तो ये हो गई हमारी मेती कम्युनिटी। अब हमारी जो दूसरी कम्युनिटी है वो है, दूसरी जो ट्राइब है वो है कुकी ट्राइब। तो ये जो कुकी ट्राइब है वो मणिपुर के हिल रीजन में रहती है। ये शेड्यूल ट्राइब यानी कि एसटी का स्टेटस इंजॉय करती है और ये माइनॉरिटी में एग्जिस्ट करती है और ये कुकी लैंग्वेज बोलती है। ये है हमारी कुकी ट्राइब। अब अगर हम थर्ड ट्राइब की बात करें तो ये है हमारी नागा ट्राइब। ये हिली एरिया में रहती है मणिपुर के कुकी ट्राइब के साथ। इसको भी एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिला हुआ है और ये भी माइनॉरिटी में एग्जिस्ट करती है। तो आपको पता लग गया मणिपुर में 3 वैसे तो काफ़ी सारी ट्राइब हैं, बट जो ये झगड़ा हो रहा है ये जिनके बीच में है वो है मेती कम्युनिटी, कुकी ट्राइब एंड नागा ट्राइब। अगर हम देखें तो ये जो कुकी और नागा ट्राइब है जो हिली एरिया में रहती है, इनकी पॉपुलेशन है दोनों की मिला के अराउंड 40%। और जो मेती कम्युनिटी है वो मेजॉरिटी में एग्जिस्ट करती है, उसकी अराउंड 53%। तो अगर हम बात करें यहाँ सारा झगड़ा ये है, जो हिल एरिया है वो है 98%, जिसमें कुकी और नागा ट्राइब रहती है। और जो वैली प्लेन है वो है अराउंड 2%, जिसमें मेती कम्युनिटी रहती है। तो जो मेती कम्युनिटी है वो एसटी नहीं है, बल्कि जो कुकी और नागा ट्राइब है वो एसटी हैं। इस वजह से जो 98% हिली रीजन है उसमें उनका लैंड है और वो लैंड वहाँ पे मेती कम्युनिटी परचेज नहीं कर सकती। The 98% area consists of hills where the scheduled tribe live, and the Methi community, not being a scheduled tribe, can't purchase land in hilly area of Manipur. तो अब हमें इसकी थोड़ी मणिपुर की हिस्ट्री के ऊपर रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा एग्जैक्टली जानने के लिए कि रूट कोज है क्या। जो मणिपुर है वो ऐसा सिर्फ अकेला स्टेट है जिसने इंडिया को ज्वाइन करने के लिए, इंडिया का पार्ट बनने के लिए दोनों चीज़ों पे साइन किया। वो 2 चीज़ क्या थी? पहली थी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन की जो हम बात करें, ये 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लीगल डॉक्यूमेंट लॉन्च किया था, जिसके अंडर जो प्रिंसली स्टेट थे यानी कि जो प्रिंस के राजा महाराजा के अंडर थे, उनको चॉइस दी गई थी, चाहे वो पाकिस्तान को ज्वाइन करें और पाकिस्तान का पार्ट बन जाए, चाहे वो इंडिया को ज्वाइन करें और इंडिया का पार्ट बन जाए। तो जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन है इंडिया का पार्ट बनने के लिए 1947 में जो महाराजा थे मणिपुर के, जिनका नाम था बोधा चंद्र सिंह, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया था इंडिया का पार्ट बनने के लिए। उसके बाद 1949 में जो मणिपुर के महाराजा हैं उन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के साथ मर्जर एग्रीमेंट यानी कि विलय पत्र भी साइन किया था इंडिया का पार्ट बनने के लिए। कोई भी स्टेट है उसने या फिर तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन के थ्रू या फिर मर्जर एग्रीमेंट के थ्रू इंडिया का पार्ट बना है, बट मणिपुर एक अकेला ऐसा स्टेट है जिसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन और मर्जर यानी कि विलय पत्र, मर्जर एग्रीमेंट दोनों साइन करके इंडिया का पार्ट बना है। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि जो मेती कम्युनिटी है वो जब मर्जर एग्रीमेंट साइन हुआ था 1949 में, उससे पहले वो शेड्यूल ट्राइब थी, पर जैसे ही 1949 में मर्जर एग्रीमेंट साइन करके वो इंडिया का पार्ट बनी तो वो शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मेती कम्युनिटी से छीन लिया गया और वो अब शेड्यूल ट्राइब नहीं रही। तो जो रूट कोज है वो ये है, 2013 में जो यूनियन मिनिस्ट्री है ट्राइबल अफेयर्स की, उन्होंने रिटर्न में मणिपुर गवर्नमेंट को बोला कि मेती कम्युनिटी को एज अ शेड्यूल ट्राइब कंसीडर किया जाए, बट स्टेट गवर्नमेंट ने इसके रिगार्डिंग कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद जो मेती कम्युनिटी है उसने हाई कोर्ट में एक पेटिशन फाइल की कि उनको अपना इस शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस बैक मतलब वापस चाहिए, जो उन्होंने 1949 का विलय पत्र साइन करने से पहले जो उनके पास शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस था वो उनको वापस चाहिए। तो इसी के रिगार्डिंग इस पेटिशन को सुनते हुए जो मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने 27 मार्च 2023 को जो मणिपुर की स्टेट गवर्नमेंट है उसको डायरेक्शन दी कि जो मेती कम्युनिटी है उसको शेड्यूल ट्राइब कंसीडर किया जाए। इसके बाद से जो कुकी ट्राइब है उसने इस डायरेक्शन को अपोज करना शुरू कर दिया, कुकी और नागा ट्राइब ने।
उन्होंने बोला अगर मेती कम्युनिटी जो ऑलरेडी मेजॉरिटी में एग्जिस्ट करती है उसको शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिल गया तो वो हमारा हिली एरिया में जो भी लैंड है वो उसको परचेज़ कर पाएगी, और मेजॉरिटी में होने की वजह से उसका पहले से ही बहुत ज़्यादा वर्चस्व है, और वो हमारा जब लैंड भी परचेज़ करेगी तो जो हमारा लैंड है उसके ऊपर हमारी लाइवलीहुड यानी कि जीवन यापन डिपेंड करता है। तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और जो मेती कम्युनिटी है वो हमें सप्रेस करेगी। तो इसलिए जो मेती कम्युनिटी है उसको शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस नहीं दिया जाए। इसी को लेके दोनों में जो मेती कम्युनिटी है और कुकी और नागा ट्राइब है उसमें आपस में झड़प होनी शुरू हो गई। इस डायरेक्शन के आने के बाद जो हमारे मणिपुर के चीफ जस्टिस हैं एम मुरलीधरन, चीफ जस्टिस रेस्पेक्टेड एम मुरलीधरन सर, उनके डायरेक्शन आने के बाद ये जो रिवोल्ट है, वायलेंस है, ये स्टार्ट हो गया। और अगर हम देखें तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि शेड्यूल ट्राइब बनने के लिए किसी भी कम्युनिटी को किस प्रोसेस से होके गुजरना पड़ेगा। क्या हमारे चीफ जस्टिस, मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जैसे ही डायरेक्ट किया स्टेट गवर्नमेंट को कि वो मेती कम्युनिटी को एज अ एसटी कंसीडर करे तो क्या वो एसटी बन जाती है या उसके लिए उसे कोई और प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। और हमें ये भी देखना पड़ेगा कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है किसी कम्युनिटी को एसटी का स्टेटस देने की या उससे एसटी का स्टेटस छीनने की या नहीं। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 342 की बात करें जो शेड्यूल ट्राइब कैसे बनते हैं उसके बारे में हमें बताता है, तो उसमें साफ लिखा हुआ है जो इंडिया के प्रेसिडेंट हैं वो किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी की किसी भी कम्युनिटी को गवर्नर से कंसल्ट करने के बाद एक पब्लिक नोटिफिकेशन इशू करेंगे और उसके बाद किसी ग्रुप को या किसी कम्युनिटी को एज अ एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब रिकॉग्नाइज करेंगे। और अगर बाद में लेटर स्टेज में पार्लियामेंट लॉ के थ्रू किसी भी कम्युनिटी को उस शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट से जो कि प्रेसिडेंट ने बनाई है एक्सक्लूड कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकती है, या फिर अपनी लॉ के अकॉर्डिंग किसी कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में डाल सकती है, निकाल भी सकती है। तो अगर हम आर्टिकल 342 के अकॉर्डिंग देखें तो स्टेट गवर्नमेंट के पास यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस देने की कोई पावर नहीं है। तो यहाँ जो है ये जो डायरेक्शन दी गई थी हाई कोर्ट के थ्रू, मणिपुर हाई कोर्ट के थ्रू, ये जो ऑर्डर है अभी ये रिवीज़न में चल रहा है फ़िलहाल। और उसके बाद आगजनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और 4 मई 2023 यानी कि 4 मई 2023 में तो हद हो गई जब एक पर्टिकुलर ट्राइब की वीमेन को नेक्ड करके परेड कराई गई और ये बहुत ही शर्मनाक घटना हुई और ये वायलेंस में इन्होंने वायलेंस करते हुए हद पार कर दी। उसके बाद हमें ये जानना ज़रूरी होगा जो जिस चीज़ के लिए इतनी आगजनी हो रही है, आखिर शेड्यूल ट्राइब बनने के बाद क्या प्रिविलेजेस हैं, क्या ऐसी स्पेशल चीज़ हैं जो मिलती है किसी भी कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब बनने के बाद। अगर हम प्रिविलेजेस की बात करें कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग तो कोई भी कम्युनिटी जब शेड्यूल ट्राइब कंसीडर होती है तो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 के अंडर स्टेट उसके लिए स्पेशल प्रोविज़न बना सकता है किसी भी शेड्यूल ट्राइब के लिए आर्टिकल 29 के अंडर। ठीक है, आर्टिकल 15(4) में ये लिखा हुआ है कि स्टेट शेड्यूल ट्राइब के लिए कोई भी स्पेशल प्रोविज़न बना सकता है आर्टिकल 29 के अंडर। तो आर्टिकल 29 क्या है? आर्टिकल 29 बोलता है आपका प्रोटेक्शन करनी है माइनॉरिटी कम्युनिटी के इंटरेस्ट की, उनकी डिफरेंट लैंग्वेज की, कल्चर की, स्क्रिप्ट की, और उनको जो भी स्टेट एडेड या स्टेट फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनमें जो माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनको एडमिशन दिया जाएगा। आर्टिकल 16(4) बोलता है एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को गवर्नमेंट सर्विसेज में रिजर्वेशन। आर्टिकल 46 बोलता है एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट का वो प्रोटेक्ट करना स्टेट की ड्यूटी है और उनको एक्सप्लॉयटेशन से बचाना भी स्टेट की ड्यूटी है। आर्टिकल 244 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपको बोलता है कि शेड्यूल एरियाज़ और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डिसाइड की जाएगी अलग से। आर्टिकल 275 बोलता है स्पेशल ग्रांट्स जो हैं वो स्टेट को या यूनियन टेरिटरीज़ को दी जाएंगी, कहाँ से? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। जो भी गवर्नमेंट की स्कीम है शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल एरियाज़ के डेवलपमेंट के लिए उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से
अलग से ग्रांट दी जाएगी स्टेट को और यूनियन टेरिटरीज़ को। आर्टिकल 164 बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन का, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे एरिया जहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स बहुत ज़्यादा रहती हैं वहाँ पे अलग से एक ट्राइबल मिनिस्टर अपॉइंट किया जाएगा शेड्यूल ट्राइब्स के वेलफेयर को देखने के लिए। आर्टिकल 350 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है जो प्राइमरी लेवल एजुकेशन है वो सबको मदर टंग में दी जाएगी, माइनॉरिटी कम्युनिटी को, ठीक है। और ये तो अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी इंक्लूड किया गया है, प्राइमरी लेवल एजुकेशन सबको मदर टंग में मिलेगी। आर्टिकल 335 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है जो क्लेम्स हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के गवर्नमेंट सर्विसेज में या पोस्ट में, उसके लिए जो गवर्नमेंट है वो मार्क्स में रिलैक्सेशन, क्वालिफाइंग मार्क्स है उसमें रिलैक्सेशन भी दे सकती है किसी क्लास ऑफ सर्विसेज के लिए। फॉर एग्जांपल आपको सबको पता है जब भी गवर्नमेंट की पोस्ट निकलती है तो जनरल की मेरिट पर्टिकुलर इस मार्क्स पे जाएगी और जो SC ST हैं उनको थोड़ा सा मार्क्स में रिलैक्सेशन दिया जाता है, वो आर्टिकल 335 के अंडर ही दिया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल 19 सब क्लोज 5 जो बात कहता है कि जो सब सिटीजन्स का फंडामेंटल राइट है टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द इंडियन टेरिटरी एंड टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, जो है वो भी स्टेट को नहीं रोकेगा। जो शेड्यूल ट्राइब हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई अगर स्पेशल लॉ बनानी पड़े उससे। फॉर एग्जांपल हम कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी बस सकते हैं इंडिया में, पर अगर शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो पर्टिकुलरली कोई ऐसा स्पेसिफिक एरिया जिसमें शेड्यूल ट्राइब रहती है और वो ज़्यादातर अपने काम के लिए ज़मीनों पे ही निर्भर रहती है, उसमें गवर्नमेंट रूल बना सकती है कि आप पर्टिकुलर इस एरिया में ना कोई ज़मीन खरीदेंगे ना बेचेंगे, और या फिर पर्टिकुलर इस एरिया में सेटल नहीं होंगे क्योंकि वहाँ पे एक पर्टिकुलर ट्राइब, कोई भी शेड्यूल ट्राइब रहती है। उनके इंटरेस्ट को और उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी और पर्सन आउटसाइडर, इंडिया का ही सिटीज़न उस जगह पे ना लैंड लेगा ना वहाँ पे बसेगा। तो इस तरह की जो स्पेशल प्रोविज़न है वो शेड्यूल ट्राइब के पास हैं। अगर हम इन मणिपुर क्राइसिस का सॉल्यूशन देखें तो इसके कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या सॉल्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट अपने एक्शन ले सकती है, जैसे कि वो पुलिस को या फिर यूनियन से रिक्वेस्ट करके आर्म फोर्सेस को डिप्लॉय करे और जो वायलेंस है उसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करे, जो वो कर भी रही है। जैसे कि उसने 355 के अंडर एक्शन लेके आर्म फोर्सेस को डिप्लॉय किया है और शूट एट साइट का ऑर्डर दिया है अगर कोई भी वायलेंस करता हुआ मिले। दूसरा है जो सुप्रीम कोर्ट है वो इंटरप्ट कर सकता है आर्टिकल 142 के अकॉर्डिंग जुडिशियल एक्टिविज्म की पावर यूज़ करके। जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक काम कर सकता है या फिर तो यूनियन गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे कि पर्टिकुलर जो वायलेंस है उसको रोकने के लिए जो भी इम्पॉर्टेंट मेजर्स हैं वो आप लो और जो रिपोर्ट है सबमिट करो। या फिर वो जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या केस में वर्डिक्ट दी थी कि पर्टिकुलर रिलीजन को इस तरह से इतना लैंड दे दिया जाए जिससे जो पीस है वो प्रिवेल करे सोसाइटी में। या फिर भोपाल गैस ट्रेजेडी में अपनी डिस्क्रिप्शन को यूज़ करके भोपाल गैस ट्रेजेडी इंसिडेंट्स में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एक डायरेक्शन दी थी, ऑर्डर दिया था कि जो भी इंजर्ड हैं या जिन पर्सन्स की भी उस ट्रेजेडी में डेथ हुई है उनको एक पर्टिकुलर कंपेंसेशन ग्रांट किया जाए। इस तरह का कोई भी यूनिक सॉल्यूशन जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो जुडिशियल एक्टिविज्म की पावर यूज़ करके अपने डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग यानी कि अपनी बुद्धिमत्ता के अकॉर्डिंग कोई भी इस तरह का यूनिक सॉल्यूशन ला सकता है इस क्राइसिस को कंट्रोल करने के लिए। या फिर अगर इससे भी कुछ नहीं होता है तो लास्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो है आर्टिकल 356 का यूज़ करके जो प्रेसिडेंट रूल है उसको पूरे मणिपुर में इम्पोज करना। आर्टिकल 356 कब प्रिवेल करता है जब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किसी भी हालात पे काबू नहीं पा सकती, तो ये माना जाता है जो स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो फेल हो चुकी है और जो प्रेसिडेंट रूल है वो इम्पोज कर दिया जाता है। तो इनमें से कोई भी सॉल्यूशन इसका हो सकता है। आई होप इसका कोई ना कोई अच्छा सा सॉल्यूशन जल्द निकलेगा और इस तरह की जो ये वायलेंस है ये बंद होगी। और मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद आपके जो मणिपुर क्राइसिस से रिलेटेड जो भी डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे और आपको एक बेनिफिशियल इन्फॉर्मेशन इससे रिगार्डिंग मिली होगी। और इसी के साथ अभी के लिए बाय बाय
और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद लॉ विद फ्लो फॉर मोर सच वीडियोज़, and thank you so much for joining me in today